अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की पॉडकास्ट बहुत ख़ास है क्योंकि हमारे साथ कपिल देव मौजूद हैं। कपिल देव को आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। ये एक इंसानी हुकूक के एक्टिविस्ट हैं। पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक के लिए ख़ासा काम कर चुके हैं। कपिल देव का ताल्लुक सिंध के खूबसूरत शहर थरपाकर से है। कपिल देव शोबे के एतबार से डेवलपमेंट सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन अपनी पहचान इंसानी हुकूक के काम के हवाले से बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान में अगर अक़लियतों की बात की जाए तो हमारा ज़्यादातर वास्ता मसीही बिरादरी से पड़ता है, लेकिन हिंदुओं को हमने हमेशा एक और तरीके से स्टेरियोटाइप किया हुआ होता है। कपिल जैसा कि इन मौज़ूआत पे बहुत काम करते रहते हैं। जबरी मज़हब तब्दीली का मसला जो पाकिस्तान में खासा बढ़ चुका है, जिसे हम फोर्स्ड कन्वर्जन भी कहते हैं, इस सिलसिले में भी कपिल ने खासा काम किया है। तो आज हम पाकिस्तान में हिंदू बिरादरी के मसाइल, उनकी उमूमी हालत के बारे में कपिल से कुछ जानते हैं। सबसे पहले तो कपिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस पॉडकास्ट में शमूलियत के लिए हामी भरी। थैंक यू सादिया। और मुझे यकीनन बड़ी खुशी हो रही है और ख्वाहिश भी थी कि आपके आपके अक्सर हम व्लॉग्स देखते रहते हैं, तो मुझे भी ख्वाहिश थी कि मैं आपके इस पॉडकास्ट में शामिल हूँ और पाकिस्तान और आपके जो व्यूअर्स हैं उनको एक हिंदूज के जो पर्सपेक्टिव क्या है, वो किस तरीके से इन चीज़ों को देख रहे हैं। तो यकीनन मैं चाहूँगा कि हमारी साइड का मौक़िफ़ भी आपके व्यूअर्स के सामने होना चाहिए। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी फॉर योर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच कपिल। चलिए अब हम अपनी इस पॉडकास्ट का एक बाकायदा आगाज करते हैं और आप हमें बताइए, जैसे अभी हम बात कर चुके हैं कि आपका ताल्लुक थरपारकर से है। कपिल, जब आप बड़े हो रहे होंगे, जाहिर बात है थरपारकर में हिंदुओं की खासी तादाद मौजूद है, लेकिन आपके साथ मुसलमान भी बसते होंगे। कुछ बताइए अपने बचपन के बारे में, अपने इलाके के बारे में। कैसा बचपन था, लड़कपन कैसा था आपका? देखें सादिया, मेरा जो ताल्लुक है मिठी शहर से, थरपारकर का एक खूबसूरत एरिया है। और मिठी वो खिता है पाकिस्तान का जहाँ पर जो हिंदू की अक्सरियत रहती है। आज भी हमारे जो ताजिर कम्युनिटी है, बिजनेस का होल्ड हिंदू कम्युनिटी के पास है। मिठी शहर वो वाहिद है जिसको आप कहते हैं कि ये मजहबी हम आंगी का एक बहुत बड़ा मिसाल है पाकिस्तान में। यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी वो मुहर्रम में जलूसों में शामिल होती है, आज़ादारी में भी शामिल होते हैं। हिंदू यहाँ पर रोजे भी रखते हैं। और मुसलमान उसकी जवाब में एहतरामन गाय का जो गाय की जो कुर्बानी है, बड़ी ईद पर हमारे पास ईद उल जो आपकी बड़ी ईद होती है, तो उस पर हमारे पास गाय का गोश्त, वो गाय वगैरह जबानी होती है। तो ये बहुत ही एक मैं कहूँगा मिसाली किस्म की मजहबी हम आंगी हमारे खिते में पाई जाती है। नंबर दो, ये वाहिद खिता है मिठी जहां से पाकिस्तान में कौमी असेंबली, नेशनल असेंबली के लिए एक वाहिद जो एमएनए जो मुंतखब होकर आया है लोगों के डायरेक्ट वोट से, जो जनरल सीट हम जिसको कहते हैं, वो सिर्फ थरपारकर से है। डॉक्टर महेश कुमार मलानी उनका नाम है। दूसरी बात, इससे पहले ये खिताब आया था जहां पर दो हिंदू एमपी आपस में कंटेस्ट करते थे, मतलब यहाँ पर मुसलमान एमपी नहीं होता था। जुदागाना सिस्टम के बाद ये जब ये ज्वाइंट इलेक्टोरल सिस्टम बनाए, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये इस खिते की खूबसूरती है। तो सादिया, जिस तरह आप कह रहे मेरे बचपन में, तो मैं तो इस तरह इस माहौल बना, एक ऐसे मोहल्ले में पना जहाँ पर सारे हिंदूज थे, टीचर्स जो हमारे थे सारे हिंदूज थे, स्कूल में मेरे जो पीयर्स थे वो सारे हिंदूज थे। सो आई नेवर एवर हैड दिस फीलिंग दैट आई वाज बोर्न इन अ डिफरेंट कंट्री। ओके, the word minorities, the word non-Muslim, गैर मुस्लिम, these all words were confined to the books. मेरे लिए सारी चीजें किताबों तक की, किताबों हद तक महदूद थी। मुझे ये लफ्ज बाद में पता चलता है जब मैं मिठी छोड़कर अपनी आला तालीम के लिए शहर से बाहर जाता हूँ। तो मिठी तो एक ऐसा खूबसूरत खिता है जहाँ पर मुसलमान दिवाली मनाते हैं, मुसलमान होली मनाते हैं, और हिंदू ईदें मनाते हैं, हिंदू मुहर्रम में शामिल होते हैं। ये तो ऐसा खूबसूरत खिता है थरपारकर का। तो मेरे लिए कल्चर शॉक जब लगता है जब मैं अपनी मेट्रिकुलेशन के बाद मैं इंटरमीडिएट के लिए हैदराबाद जाता हूँ। जो हम अपार्टमेंट के लिए तलाश कर रहे होते हैं, तो वहां पर एक मालिक होते हैं, वो हमें इनकार कर देते हैं, कहते हैं यार हम नॉन मुस्लिम को नहीं देते हैं। तो मैंने अपने मेरे कजन से बड़े थे, तो मैंने पूछा ये नॉन मुस्लिम को क्या कह रहा है, कहते हैं गैर मुस्लिम को। तो मैंने कहा गैर मुस्लिम क्या, अब तो कोई बात नहीं ऐसी। तो ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि कपिल देव मतलब कि मैट्रिक के बाद मैं हिंदू से नॉन मुस्लिम बन गया। तो ये मेरी शनाख्त बड़ी चैलेंज हो गया मेरे लिए, क्योंकि दैट वाज अ टाइम एंड आई वाज नॉट दैट मैं कहूँगा पॉलिटिकली मैच्योर और कॉन्शियस। बट दैट थिंग एक्चुअली रेज्ड अ क्वेश्चन इन माय माइंड कि ये गैर मुस्लिम क्या होता है। तो वक्त के साथ साथ जब थोड़ा सा सियासी शऊर इंसान में उजागर होता है, और मैं जब अपनी ये सफर में आगे, पढ़ाई का सफर में जब आगे लेकर जाता हूँ, तो जब मैं इस्लामाबाद जाता हूँ तो मुझे
बाय द टाइम मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया था, तो तब तक मेरा थोड़ा सियासी शऊर भी आ चुका था। मेरी पहली क्लास थी, इंट्रोडक्शन क्लास में, जो ओरिएंटेशन सेशन में मेरी टीचर कहती है व्हाट्स योर नेम, व्हेन आई से कपिल देव, तो मुझे कहती है आर यू नॉन मुस्लिम, आई सेड नो। तो फिर क्या है, मैंने कहा मिस आई एम हिंदू। तो कहते एक ही तो बात है, मैंने कहा नो मैम दिस इज नॉट अ सेम थिंग। मैंने कहा मिस मेरी शनाख्त, मजहबी शनाख्त मेरी हिंदू की है, ना कि गैर मुस्लिम की है। उसकी बुनियादी वजह मैं अक्सर आर्ग्यूमेंट दलील ये देता हूँ, जब आप इंग्लिश में प्रीफिक्स नॉन यूज करते हैं, नॉन मुस्लिम, तो नॉन इज एक्चुअली निगेशन ऑफ माई आइडेंटिटी। नॉन इज सिंपली नन, जिसकी मीनिंग है नन, कुछ भी नहीं। नॉन वो जो जिसके पास कुछ ना हो। ये तो एक ऐसे आप मिसाल ले लें, सादा मिसाल के, एक सेंस है दूसरा नॉन सेंस है, ठीक है। नॉन सेंस, नॉन मीन्स नथिंग, जिसके पास कुछ ना हो। तो मीन्स वी आर बॉर्न विथ अ निगेशन ऑफ द आइडेंटिटी। तो ये हमारी शनाख्त की जब नफी की जाती है, या सादी आप उर्दू का मिसाल देख लें। उर्दू में जब आप कहते हैं आप गैर मुस्लिम है, आप गैर किसको कहते हैं उर्दू में? गैर वो होता है जो आपका अपना ना हो, जो पराया हो। तो हम तो आपके लिए गैर बन गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम इस मुल्क में बड़ी सतह पर देखते हैं, जब ये सियासी नजर के बयानिया कैसे बनता है ये ओवरऑल, तो मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान के जो नेशनलिज्म है, हमारी जो आइडेंटिटी है, वो बाइनरी आइडेंटिटी, वी आर बोर्न विथ बाइनरी आइडेंटिटी। वो ऐसे है, हमारा नेशनलिज्म बाइनरी नेशनलिज्म है। पाकिस्तान फॉर मुस्लिम्स एंड पाकिस्तान फॉर इस्लाम, इस तरीके से होता है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये ऐसा लगता है पाकिस्तान मुसलमानों के लिए है। तो इस मुल्क में जो दीगर 4% जो अकलियतें हैं, बशमूल हिंदू, मसीही, सिख और दीगर जो मजहब अकलियतें हैं, जिसके लिए आपने सफेद कलर झंडे में मुख्तस किया हुआ है, तो ऐसा लगता है कि वो आप इग्नोर कर देते हैं। तो इस बयानिए को आपको इंक्लूसिव बनाने के लिए, इसकी डाइवर्सिटी को मजीद फ्लोरिश करने के लिए हमें बहुत सारा काम करना होगा, जिसमें आपको सबको शामिल करना होगा। कपिल, आपने यहाँ पे एक बहुत अच्छा नुक्ता उठाया, और मैं भी असल में इस मौजू पे बात ही करना चाह रही थी कि हम जब भी, और मैं खुद को भी इसमें शामिल करूंगी, मैं खुद भी इस जुर्म में बराबर की शरीक हूँ, क्योंकि जाहिर बात है आप जितना मर्जी अपने बचपन की चीजों को, अपनी अपब्रिंगिंग को जितना मर्जी अनलर्न करें, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी प्रोग्रामिंग का पार्ट बन जाती हैं। ये आपने एक बहुत अच्छी बात की है कि नॉन मुस्लिम या गैर मुस्लिम कह के आपकी शनाख्त को मुकम्मल तौर पर उसकी नफी कर दी जाती है। ये वही वाली बात है कि जी एक रंग सफेद है और बाकी तमाम रंग वो हैं जो गैर सफेद हैं। अब जो That's right. गैर, उन रंगों में वो रंगों की पूरी कहकशां है, लेकिन हम उसको बिल्कुल एक ब्लैक एंड व्हाइट करके इस चीज को साइड पे कर देते हैं। अच्छा कपिल, एक बात ये बताइए कि अभी जब आप बता रहे थे कि आप हैदराबाद गए और वहां पर चीजें डिफरेंट थी, इस्लामाबाद में चीजें मजीद आपके लिए मुख्तलिफ थी, आपको कभी इस चीज का सामना करना पड़ा कि भाई आपका नाम तो कपिल देव है, कहीं आपका ताल्लुक भारत से तो नहीं है, या आपको अगर कभी ये कहा गया हो कि अच्छा भाई तुम्हें बहुत मसला है कि पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा, तो तुम भारत चले जाओ, जिस तरह भारत में भी मुसलमानों को कहा जाता है, उनको कहा जाता है कि आप पाकिस्तान चले जाएं, तो इस तरह का कोई तजुर्बात अगर आपके हुए हों तो बताइए। मैं तो कहूँगा सादिया, मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ, जब मेरा नाम सुनते हैं तो फौरन कहते हैं कि ये तो बड़े बड़े शहरों में, कराची में, लाहौर में। मैं लाहौर में आपको एक बड़ी होटल है, प्राइवेट में नाम नहीं लेना चाहूँगा, उधर जब मैं अपने इदारे के काम के हवाले से मीटिंगें लिया, तो मैंने कहा सर आई हैव गॉट रिजर्वेशन हियर। तो कहते सर क्या सर योर गुड नेम प्लीज। तो मैंने उनको बोला सर कपिल देव। कहता है सर मे आई हैव योर पासपोर्ट प्लीज। तो मैंने कहा भाईजान मेरे पास पासपोर्ट तो नहीं है, मेरे पास शनाख्ती कार्ड है, अगर आप चाहें तो वो मैं आपको दे सकता हूँ। वो द पर्सन, द रिसेप्शनिस्ट गाय, ही वाज लुकिंग एट मी विद अ वेरी गॉगलिंग आईज, वो सरप्राइज कि आप क्या पासपोर्ट। मैंने कहा सर मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इंडियन नहीं हूँ। तो ये तो अक्सर होता है मेरे साथ, और कई लोग मेरे नाम को इंडिया भारत के साथ मंसूब कर देते हैं, और न फक्त मेरे साथ, कई सारे हमारे हिंदू उनके साथ फौरन इंडिया के साथ जोड़ देते हैं, हमारी शनाख्त को जोड़ फौरन भारत के साथ जोड़ देते हैं। और जब हम किसी मसले के ऊपर आवाज उठाते हैं ट्विटर पर, तो कई सारे आप भी कमेंट्स में पढ़ते होंगे, आप इंडिया चले जाओ, अगर आपको इतना मसले आप इंडिया चले जाओ। या फिर हमारे ऊपर गद्दारी के, भारत के एजेंट होने के भी कभी कभार फतवे लगा देते हैं। तो ये तो अब एक जिंदगी में आप समझे मामूल बन गए। अब इसके ऊपर मजीद आप ये समझे हमें कोई सरप्राइज नहीं होता कभी। अब तो मैंने शायद मेरे ख्याल एक अरसा दराज हो गया, मैंने इन कमेंट्स के ऊपर जवाब देना भी बंद कर दिया है, क्योंकि मुझे पता है ये एक रूटीन बन गया मेरी लाइफ में। जब आपको इस किस्म के फतवे मिलते हैं, फतवे जारी किए जाते हैं आपके खिलाफ, जब आपको लोग कहते हैं भारत चले जाओ, भारत से जोड़ देते हैं, मेरे ख्याल में आप मेरी कोई भी ट्वीट उठा के देख लें, आपको हर कमेंट में कहीं ना कहीं पर आपको लिखेगा कि ये तो इंडियन है, ये तो इंडियन एजेंट है।
तो ये तो इट्स समथिंग वेरी रूटीन, इट्स नॉट ओनली विद कपिल देव, ये तो कई सारे हमारे जो दोस्त हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, इन सब की जिंदगी में ऐसी चीजें मसले होते रहते हैं। मैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि देखो तुम्हारे भारत में क्या हो रहा है, तुम्हारा मोदी क्या कह रहे हैं, तो मैं कहता भाई मोदी मेरे खाला का बेटा थोड़ी है, मोदी क्या कर रहा है तो मेरा उस मोदी से क्या लेना देना, मैं तो पाकिस्तानी हूँ। साथ ही मैं आपको एक बात बता दूं, इस खिते के अंदर जो लोग रहते हैं, मैं आपको बता दूं, हम वो लोग हैं, इस धरती से हमारे सालों ने हजारों सालों से इस खिते से ताल्लुक है। हम वो लोग, अगर आप पार्टीशन की बात करते हैं, हम तो सन 47 के बाद भी, तकसीम हिंद के बाद भी इस धरती को छोड़कर नहीं गए। आप में से कई लोगों की अक्सरियत के आबा अजदाद जालंधर से होंगे, अमृतसर से होंगे, यूपी से होंगे, बिहार से होंगे, मगर हम वो नहीं है। हमारा ताल्लुक थरपारकर से है, सिंध से है, इस खिते के साथ है। हमारे आबा अजदाद ने सन 47 में भी इस धरती के साथ वफा की थी, और आज वो उनकी नस्लें इस धरती से वफा करी है। मेरे पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, तजुर्बा है, मैं भी चले सिक्योरिटी के खातिर ना छोड़ू मुल्क, अपनी बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए ये मुल्क छोड़ सकता हूँ। जिस तरह कई मेरे साथी जो है, मतलब कि अमेरिका में बैठे हैं, इंग्लैंड में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं, मगर हम ये मुल्क नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इस धरती के साथ हमारी मोहब्बत है, इस धरती के साथ हमारी वफा है। मुझे पता है हमारे साथ बहुत बड़े मसले हैं, मगर मुझे इतना यकीन है कि ये जो जितने भी मसले हैं, हमने यहीं पर लड़ना है, अपने मसलों के लिए, अपने हक के लिए यहीं पर लड़ना है। क्योंकि मुझे ये यकीन है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम ये जो मसावी हकूक की जो बड़ी जंग हम लड़ रहे हैं, जिसको मैं कहता हूँ इक्वल सिटीजनशिप की हम ख्वाहिशमंद सारे, तो यकीन कहीं कभी ना कभी ये हम नहीं तो हमारे आने वाले नस्लें यकीन हम देखेंगे पाकिस्तान में, जब उसको मसावी हकूक मिलेंगे। कपिल, आपको क्या ये बात महसूस होती है, क्योंकि जहां तक मेरा ख्याल है आपका बचपन 90 की दिहाई में गुजरा है, यू आर अ 90s किड, बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि वक्त के साथ साथ ये जो इंटॉलरेंस है या मजहबी अ, अदम बर्दाश्त है, आपको क्या लगता है कि वक्त के साथ साथ ये बढ़ी है, या आप अगर अपने आपने कोई बात अपने वालिदैन से सुनी हो, अपने बड़ों से सुनी हो कि वो कहते हो कि हमारे वक्त में कुछ था, अब कुछ हो गया, क्या रवैये में तब्दीली आई है या हमेशा से ऐसा ही था? साथिया देखें ना कि जब ऑफकोर्स मेरा, क्योंकि मुख्तलिफ रहने का मैं ज़ाती तजर्बा मुख्तलिफ शहरों के अंदर भी रहा है, जी तो बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वक्त के साथ साथ ये जो कुछ बिगेटरी है ना, हम जिसको कहते हैं नफरत, ये जो कैजुअल बिगेटरी है, हम ना समझ के वो कुछ कह देते हैं। मसलन आप देखें कई लोग इस तरह के, यार हिंदू, मसलन आपके मुल्क का एक सबसे बड़े सूबे का वजीर, अब जो कह सकता है, जिसको अब पिछले दिनों हटाया गया, फैजल हसन चौहान को, एक मरतबा शायद मेरी ट्वीट की वजह से हट गए थे, तो उनको जब हमने ये कहा तो वो कहते हिंदू गाय के मूत्र पीने वाले। मतलब आपका एक पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का वजीर इतना गैर संजीदा, और वो इतना गैर संजीदा बयान दे सकता बगैर सोचे समझे कि इस मुल्क में 50 लाख हिंदू बसते हैं, और उनकी पार्टी के अंदर भी मुंतखब हिंदू एमएनएस भी हैं, एमपीएस भी हैं, तो वो किस तरह इस तरह बयान दे सकते हैं। तो साथ ही ये जो आप समझते हैं कि ये एक सालों से एक चीज ट्रांसफर हुई है आपके यहाँ, तो ये हम समझते हैं कि इसको नफरत, ये जो पढ़ाई गई है थ्रू करिकुलम बुक्स, जो ट्रांसफॉर्म हुई है, ये नस्ल दर नस्ल ये आगे बढ़ी है। चीजें चीजें यकीनन कुछ ना कुछ तब्दील हो रही हैं, और पॉजिटिविटी की तरफ ही चीजें जा रही हैं, मगर एक बहुत बड़ा टाइम टेकिंग फिनोमेना है, और जिसमें मैं समझूंगा कि बहुत सारा रियासत को काम करना पड़ेगा, दीगर जो रियासत के जो शराकतदार हैं, मीडिया का किरदार है, दीगर जो भी हमारे इसके अंदर शामिल हैं, इन सबको बहुत बड़ा एक कलीदी किरदार अदा करना पड़ेगा, तब जाकर ये मसले हमारे हल होंगे। और मुझे अभी भी लगता है कि जब हम बात करते हैं पाकिस्तान में हिंदू की, तो आपको मीडिया के ऊपर क्या बयानिया मिलता है आप देखते हैं। आपने रिसेंटली देखा होगा, एक छोटी सी एक हमारी बच्ची थी निमरा ने कुछ पिछले दिनों को वीडियो बना दी, तो जी। हिंदू की गैया मर गई, तो मकसद है कि हिंदू की मैया मर गई, मकसद आप उनको देखेंगे, बच्चे को नहीं पता है, उस बच्चे को नहीं पता, उस एंकर पर्सन को तो पता होना चाहिए, या उस न्यूज एडिटर्स बैठे हुए हैं, जो कितने गेट कीपर्स होते हैं मीडिया के अंदर, सारे ये इनसेंसिटिव होते हैं। आपको पार्टीज के अंदर समय पता नहीं होता, आपको गाली देना होती है इंडिया को, आप गाली दे देते हैं हिंदू को, जबकि सारे भारतीय जो है वो हिंदुस्तान जो हिंदू नहीं है, और सारे पाकिस्तानी मुसलमान नहीं है। बिल्कुल। इंडिया के अंदर पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान बसते हैं, और पाकिस्तान के अंदर 2% हिंदू भी बसते हैं, 50 लाख हिंदू भी बसते हैं। भारत के अंदर मेरे ख्याल में गालबन 20 करोड़ से ज्यादा हिंदू मुसलमान भी बसते हैं। तो हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि सारे जब इंडिया को कहते हैं, तो इंडिया के अंदर वो मुसलमान भी है जो अपने मुल्क का दफा भी कर रहे हैं, सरहदों की दफा भी कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी वो हिंदू है जो अपने सरहदों की दफा भी कर रहे हैं। आपको शहीद अशोक कुमार, शहीद लालचंद माली भी सही, आपको शहीद लालचंद भी में आपको नजर आते हैं, जो पाकिस्तान अफवाज के लिए अपनी जानें दे चुके हैं। तो हमें ये चीजें समझने की जरूरत है कि भाई पाकिस्तान और भारत के जब कॉन्टेक्स्ट में कोई भी बात करते हैं,
तो हमें इस दोनों ममालिक में बसने वाली जो मजहबी अकलियतें हैं, उनका खास ख्याल रखा जाए कि जब हम अपना कोई बयानिया बनाते हैं तो हमें कभी भी एक्सक्लूसिव बयानिया नहीं होना चाहिए, वो बयानिया हमारा इंक्लूसिव होना चाहिए। और खास तौर पे जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं, उनका हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। कपिल, आपने ये बात बड़ी अहम बात की है कि बयानिया एक्सक्लूसिव नहीं बल्कि इंक्लूसिव होना चाहिए, और इस बात को जानना ज़रूरी है कि एक मुल्क सिर्फ अक्सरियत पर मबनी नहीं होता। अब देखिए ना, पाकिस्तान का झंडा पूरा सब्ज तो नहीं है, बिल्कुल। सब्ज और सफेद झंडा है ना। तो अब ये वाकई रियासत को, रियासत के शराकत दारों को ये बात जानने की बहुत जरूरत है। हमें अपने करिकुलम्स को भी रिवाइज करने की जरूरत है, जहां हमारे करिकुलम्स में भी ये बात बार बार होती है कि हिंदू ये और हिंदू वो। आई थिंक दीज थिंग्स नीड टू चेंज, और तभी हमारी नई जनरेशन में, जिस तरह आपने निम्रा की बात की, उस बच्ची को पता ही नहीं होगा, क्योंकि वो शुरू से ही ये देखती आ रही है कि यही बात की बिल्कुल। जाती है, यही नैरेटिव होता है। कपिल, एक मुद्दा जिस पर मैं आपसे बात करने के लिए मुझे लगता है कि आपकी राय इस सिलसिले में बहुत अहम है, वो है जबरी मजहब तब्दीली का मसला, या फोर्स कन्वर्जन्स, जिनको हम आम जुबान में कहते हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि वो क्या अवामिल हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ होता है? क्या इसमें पितरसरी निज़ाम या पेट्रियार्की का एक उनसर शामिल है? क्या इसमें क्लासिज्म का उनसर शामिल है कि जो गरीब की बेटी है उसी के साथ ये वाकया होगा क्योंकि गरीब को कमजोर समझा जाएगा? आप प्लीज इस सिलसिले पे कुछ रोशनी डालिए। सादिया, मेरे ख्याल में ये जो जबरी मजहब का मसला है, मेरे करियर के जो एक्टिविज्म का जो मैं करियर है, जो उसकी शुरुआत भी शायद इसी मसले, इन्हीं मसाइल से हुई थी। जबरी मजहब की तब्दीली का जो मसला है, बड़ा देरीना मसला है। रियासत ने कुछ संजीदगी दिखाई है, मगर ये मसला कोई अभी का नहीं है, बहुत पुराना मसला है ये। हम साल साल इस मसले के ऊपर कोशिश करें ये मसला किसी तरह से हल हो। अब ये कैसे होता है? देखें कि जबरी मजहब के ऊपर कोई कानून साजी मौजूद नहीं है इस मुल्क के अंदर। कानून साजी की गैर मौजूदगी में तो हमारे पास जो पर्चा कटवाते हैं हम थाने के ऊपर, वो हम अगवा वाला पर्चा कटवाते हैं। और अक्सर आप देखते हैं सादिया, आपके रिसेंट आप आरजू का केस देख लें, इससे पहले अंजलि का केस देख लें, महक का केस देख लें, कई सारे आपको केसेस मिलते हैं जो लड़कियां जो हमारी वो अंडर एज गर्ल्स हैं। रियासत ने खासकर सूबा सिंध ने एक तो कानून पास किया है, सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, जिसके तहत 18 साल से कोई भी लड़की कम होगी उसकी शादी गैर कानूनी करार दी जाएगी। मकसद आप ये समझें, उसके ऊपर फाइन वगैरह भी है, उसको जो इसके अमल पूरे प्रोसेस में शामिल है उसको सजाएं भी दी जा सकती हैं। मगर ये कानून की जो है इम्प्लीमेंटेशन, ये बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा अभी तक बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, रियासत के पास तो कानून है 18 साल की, 18 साल के ऊपर दो तरह के, एक तो फोर्स मैरिज है, दूसरा फोर्स कन्वर्जन है। फोर्स कन्वर्जन रोकने के लिए कानून नहीं है, मगर फोर्स मैरिज को तो रोका जा सकता है। जब 18 साल की जो कम बच्ची है, उसका शनाख्ती कार्ड नहीं बन सकता, उसकी मोबाइल की सिम कार्ड नहीं ले सकती है, और वोट का इंदराज नहीं हो सकता है, और पासपोर्ट नहीं बन सकता है, कई सारी चीजें 18 साल की उम्र से जुड़ी हुई हैं। तो आप उसका कन्वर्जन है, उसके जो मजहब का जो तब्दील होना है, वो कैसे आप जोड़ सकते हैं 18 साल से कम के साथ? एक तो बड़ा क्वेश्चन है। दूसरी बात, कब ये जितनी भी लड़कियां कन्वर्ट होती हैं, ये हमेशा किसी की बीवियां क्यों बनती हैं? किसी की बहन क्यों नहीं बनती? किसी की बेटियां क्यों नहीं बनती है? नंबर तीसरी बात, क्यों नहीं ये हमारी जो मेच्योर लड़कियां, 30 साल 40 साल 50 साल की लड़कियां, उनको हिदायत क्यों नहीं हासिल होती है? उनको क्यों नहीं हिदायत मिलती है? ये हमेशा यंग लड़कियां, कच्ची और बालिग उम्र की लड़कियां जो होती है, उनको क्यों हिदायत मिलती है? बड़ी जो हमारी बूढ़ी औरतें हैं, उनको हिदायत क्यों नहीं मिलती है? अक्सर तो लोग मजहब के जो धारे में आते हैं, वो अपने बुढ़ापे में आते हैं, तब उनको अल्लाह का, खुदा का, रब का, रसूल का, सबका खौफ होता है। उस उम्र के हिंसे में आकर वो उनको ये क्यों नहीं होता कि यार कि मैं किसी सही रास्ते पे चला जाऊं? एक तो ये क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन है हमारे जहनों में। और मैं समझता हूँ इन मसले को हल करने के लिए बुनियादी तौर पर कानून साजी को करना चाहिए। एक, मजहबी जबरी मजहबी को रोकने के लिए कानून होना चाहिए, नंबर वन। दूसरा, विलफुल कन्वर्जन है। अगर कोई 18 साल प्लस लड़की है, अगर वो अपनी खुशी से अपना मजहब तब्दील करना चाहती है, वो उसकी खुशी है, उसकी रजा है, उसके अंदर ना हिंदू पेरेंट्स को न किसी और को कोई हक हासिल है कि लड़की की चॉइस के खिलाफ जाए। ये बुनियादी लड़के का हक है, वो अपना मजहब तब्दील करके किसी मजहब को अडॉप्ट कर ले। मगर उसका साथ ये प्रोसेस डिफाइन होना चाहिए। दुनिया के कई ममालिक में इस किस्म के कन्वर्जन के प्रोसेस है भाई, उसके लिए 30 डेज का कुछ टाइम पीरियड रखा जाए, वो कोई छोटा सा कोई मतलब कोई प्रोसेस होना चाहिए। हम चाहते प्रोसेस को डिफाइन किया जाए, मैजिस्ट्रेट के सामने कबूल कर ले वो कलमा। और दूसरी बात ये, हमेशा ये जो दो बड़े हमारे पास कन्वर्जन सेंटर्स में कहता हूँ, मदरसे मियाँ मिठू का है
और दूसरा पीर सरंदी का, 2 बड़े मदरसे हैं। ये अक्सर कन्वर्जन 90% कन्वर्जन इन मदरसों में क्यों होते हैं? ये कन्वर्जन दूसरे सेंटर्स पे क्यों नहीं हो सकते हैं? कलमा तो कोई भी पढ़ा सकता है, आप बहैसियत मुसलमान साथी आप ही किसी को कलमा पढ़ा कर मुसलमान तो कर सकते हैं। इसके लिए किसी खास दरगाह पर जाना, खास मदरसे पर जाना क्यों जरूरी है? जरूर कोई तो वजह होगी, उसको कहीं ना कहीं से पश्ते पनाही में ये काम कर रहा होगा, किसी का तो आशीर्वाद होगा या तब ये कर रहा है। तो हमें मकसद के रास्ते के अंदर 2 अगर ऐसे बड़े अनासर है, आप ये समझते हैं जो ये चला रहे हैं कन्वर्जन सेंटर, हमें उनको देखने की जरूरत है। तीसरा जो साथी एक बहुत बड़ा एक मेरे जानिब से एक सिफारिश कह सकते हैं, रिकमेंडेशन कह सकते हैं, जो कि हमारे मुल्क में शायद माजी करीब, मैं कह दूंगा जो हमारे मुस्तकबिल करीब में मुझे मुमकिन होता है, नहीं दिखाई दे रही है, मगर इंशाल्लाह हम देख सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा कानून मुतारिफ करवाया जाए, क्योंकि मैं समझता हूँ शादी जो है एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है 2 अडल्ट के दरमियान। तो आप एक स्पेशल मैरिज एक्ट मुतारिफ कराएं, जिसके तहत हिंदू या गैर मुस्लिम कोई भी हो और मुसलमान, उनकी आपस में शादियां हो बगैर मजहब तब्दील किए हुए, जिसको हम इंटर रिलीजियस मैरिजेस कह सकते हैं। कोई ऐसा स्पेशल कानून, स्पेशल मैरिजेस एक्ट मुतारिफ करा जाए जिसके जरिए दोनों शादियां हो सके। क्योंकि इस मुआशरे में जब आप हिंदू मुसलमान रहते हैं तो यकीनन हिंदू को कोई मुसलमान पसंद आ सकता है, मुसलमान को कोई हिंदू पसंद आ सकता है, मगर आप इस रियासत में कानून की गैर मौजूदगी में आप इस किस्म के इकदाम उठाते हैं, नतीजे में आपके मुल्क का इमेज खराब होता है, आपके पेरेंट्स को ये मुल्क छोड़ना पड़ता है और आपके पेरेंट्स के लिए मुआशरे में बायस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो मैं चाहूंगा कानून साजी का होना बहुत जरूरी है। बगैर कानून साजी के आज तक कोई भी मसला हल नहीं हुआ है। ये देखें कि कुछ चीजें आपकी पुराने रवायत होती थी, कुछ कस्टमरी इस तरह चीजें होती थी, अब हमने वो चीजें नहीं है। रियासत जब अपनी विल इम्पोज करती है तो रियासत अपनी विल कानून साजी के जरिए करती है। तो कानून साजी का होना बहुत जरूरी है। जब रियासत कानून साजी करती है तब आपके पुलिस हो, जुडिशरी हो या एग्जीक्यूटिव हो, तो ये सारे इदारे आपके उस अमल में आते हैं, तब उन चीजों की रोकथाम के लिए। आज कानून साजी ना होती तो आप चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, ये हम कई सालों से बात कर रहे हैं, मगर सिंध सूबे ने पहली मिसाल कायम कर दी। आज से चंद साल कबल जब ये मिसाल बनाई है तो आज कई सारे केसेस भी रजिस्टर्ड हुए हैं इसके तहत, और कई सारी शादियां रोकी भी गई हैं 18 साल की कम लड़कियों की। तो बुनियादी तौर पर कानून साजी का होना बहुत जरूरी है मेरे ख्याल में। कपिल, आपने ये बहुत अहम बात की है कि कानून साजी या लेजिस्लेशन के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं होता। और इस सिलसिले में यकीनन बेहतर ये होगा कि हुकूमतें उलमा कराम और बाकी तमाम मज़ाहिब से भी, भले वो जिनका ताल्लुक इस्लाम से हो या बाकी तमाम मज़ाहिब से, हिंदू मत है, मसीहत है, हमारे बहुत से मज़ाहिब एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तान में, कि सब इकट्ठे मिलकर बैठें और इस मसले का कोई हल निकालें कि इस चीज़ को किस तरह से रोका जा सकता है। क्योंकि अगर हम जबरी मजहब तब्दीली की बात करते हैं, और इस्लाम में तो ये चीज़ है कि दीन में जबर नहीं है, तो अगर दीन में जबर नहीं है तो आप जबरदस्ती किसी को मुसलमान अगर करते हैं तो क्या वो शख्स मुसलमान हुआ या नहीं हुआ? दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट टू बी नोटेड। अच्छा, यहाँ पे ये जो आप बात कर रहे हैं कि कितना प्रॉब्लम हो जाता है जब एक बच्ची का मतलब जबरदस्ती तौर पर तब्दील किया जाता है, घर वालों के लिए एक बड़ी मुश्किल होती है, एक ट्रॉमा, ये तो ट्रॉमा है ही कि आपका बच्चा गया आपसे और उस बच्चे के साथ क्या हुआ, और दूसरा एक ट्रॉमा वो भी है कि जब आप अपनी कम्युनिटी में हैं और आपकी कम्युनिटी में सबको पता है कि भाई इनकी बच्ची या लाइक उसके साथ ही वाकया हो चुका। क्या इसकी वजह से हिंदू बिरादरी में माइग्रेशन या हिजरत का ट्रेंड आया है कि वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं? बिल्कुल सादिया, इससे पहले मैं आपकी इस बात पे आऊंगा, मगर सादिया देखें, जब एक लड़की कन्वर्ट होती है ना, लड़की से अगर पूछा जाए, अक्सर उनका एक वीडियो रिकॉर्डेड बयान आ जाता है दूसरे तीसरे दिन पर, जिसमें लड़की कहते हैं जी मैं अपना सर हिलाते बोलते हैं जी, उसको तोते की तरह रटाया जाता है, जी मैं अपनी मर्जी से गई, मुझे किसी के ऊपर प्रेशर नहीं है, मेरे मियाँ के ऊपर, उनके देवर और जेठ के ऊपर, उनके घर के ऊपर प्रेशर है। इस तरह रटा हुआ एक ही बयान होता है, आप देखते हैं हमेशा वही बयान रिकॉर्ड करवाया जाता है। बिल्कुल। साथ ही आप लड़की से पूछे वो लड़की क्या इस्लाम के लिए घर से निकली है या लड़के के लिए निकली है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन जब क्लियर हो जाए, फिर आप उस बुनियाद के ऊपर आप कानून साजी कर लें। बड़ी मुझे खुशी होगी कि एक सादा सा सवाल है, आया लड़की वो इस्लाम की खातिर घर से निकली है या फिर वो लड़के के खातिर घर से निकली है? सादा सा सवाल है, अगर ये इसका जवाब सही मिल जाए आप उस हिसाब से आप कानून साजी कर ले, इसका सादा हल है। अब आते हैं कि लड़कियों के पेरेंट्स के लिए सादिया बहुत ही एक बायस से मैं कहूँगा उनकी शर्मिंदगी होती है मुआशरे में। वो पेरेंट्स बड़े आप समझे कि जहनी दबाव का शिकार बन जाते हैं, वो अपने घरों तक महदूद हो जाते हैं।
कई सारे ऐसे हमने वाकया देखे हैं, उनके वालिदैन को और उनके इर्द गिर्द रिश्तेदारों को इतनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है कि वो अपना असल शहर छोड़ जाते हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत पहुंच है और वो रसाई है, तो वो ये मुल्क छोड़कर इंडिया वगैरह चले जाते हैं, किसी और मुल्क चले जाते हैं, या फिर वो मसला नॉर्थ सिंध में है, इंटीरियर सिंध में है, तो वहां से माइग्रेट करके वो हैदराबाद, कराची जैसे बड़े शहरों में आते हैं और फिर वो थोड़े अरसे के लिए गुमनाम जिंदगी गुजारते हैं। तो आप सोचिए, पूरी फैमिली ट्रॉमा के साथ गुजरती है। ये एक अरसा होता है चंद सालों के लिए जो फैमिली पूरी ट्रॉमा के साथ गुजारते हैं। फिर साथ ही ये भी होता है कि लड़कियों का बाद में फ्यूचर भी नहीं पता होता है। रिसेंटली किस तरह कुछ ऐसे केसेस भी सामने आए हुए हैं, लड़कियों के पता नहीं होता, उन लड़के छोड़ देते हैं। ऐसे भी मर्द होते हैं जिन्होंने दो दो शादियां की होती हैं, एक पहले भी शादी की होती है, फिर लड़की को कहते हैं झांसा देकर वो फंसा लेते हैं, और लड़की बेचारी वो उनकी बातों में आ जाती है, क्योंकि लड़कियां बड़ी कम उम्र वाली होती हैं। अब अंडर 18 जो लड़कियां, उनको क्या समझ होगी, उनको अपने दीन के बारे में भी नहीं पता होता है, वो दूसरे के दीन के बारे में उनको क्या पता होगा। जब वो इस तरीके से धोखे से झांसे में किसी के आ जाती हैं, तो फिर नतीजे में चंद सालों के बाद, एक दो सालों के बाद या कुछ अरसे के बाद वो लड़के वो उनको छोड़ देते हैं। ना फिर उसको वालिदैन कबूल करते हैं, ना उसके लड़की को वो लड़के वाले कबूल करते हैं। पर नतीजे उस लड़की की भी एक जिंदगी बहुत मैं कहूँगा तकलीफ दे जिंदगी गुजरती है। तो इस सारे सिनेरियो में सादिया मैं ये देखता हूँ, लड़की या औरत वो सफर करती है, बिल्कुल। चाहे वो लड़की हिंदू बनकर सफर करती है या चाहे लड़की वो मुसलमान बनकर सफर करती है। इस सारे सिनेरियो में लड़की का सफर करना बहुत बड़ा एक समझने वाला पॉइंट है हम सब के लिए। तो हमें इस चीज के लिए यकीनन सोचना चाहिए कि ये लड़की किसी की भी बहन बेटी तो हो सकती है, ये लड़की किसी भी नजर से हम देख लें तो वो हो सकती है, मगर ये सारे इस बहन बेटी का मुझे तो सेकेंडरी मेरे लिए इशू है। मगर वो लड़की एक इंसान है, इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क की शहरी है, उसका बुनियादी हक है, उसका आईनी हक है, उसका हमें ख्याल रखना, मेरे ख्याल में ख्याल रखना बहुत लाजिम और बहुत अहम है हमारे लिए। तो ये माइग्रेशन शादियां यकीनन हुई है, मगर पिछले चंद अरसे से कुछ माइग्रेशन कम इसलिए हुई है क्योंकि जो वो जहां माइग्रेट करना चाहते हैं वहां पर भी ऐसे हालात नहीं है, साजगार हालात नहीं है कि वहां पर जाकर उनको कोई अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिले, या वहां पर उनको कोई बहुत ही उनके लिए कोई सेफ्टी या सिक्योरिटी हो। तो मेरे ख्याल में लोग विद इन मुल्क के अंदर मेरे ख्याल माइग्रेशन शायद ज्यादा होती है। वो इंटीरियर से कराची मेरे ख्याल में ज्यादा माइग्रेट करते हैं। पहले ये ट्रेंड हुआ करता था, वो अपना मुल्क छोड़कर किसी और मुल्क में जाते थे, मगर अब मुल्क के अंदर ज्यादा माइग्रेशन होती है। अच्छा, क्योंकि कुछ इस तरह के वाकयात पहले सुनने में आए थे कि कुछ लोगों ने भारत माइग्रेट किया और वहां पर जाकर उनको एहसास हुआ कि वो वहां पर भी उनको एज अ पाकिस्तानी ट्रीट किया जाता था, बिल्कुल। कि हर चीज तो मजहब की बुनियाद पर नहीं होती। उनको बात बात पे उन पे शक किया जाता था कि हाँ भाई तुम तो पाकिस्तान से आए हुए हो। उनको हिंदू होने की वजह से सोसाइटी में इंक्लूड नहीं किया जाता था फिर भी। तो इस तरह के भी कुछ केसेस थे जो माजी में सुनने में आए थे। अच्छा कपिल, एक और सवाल जो पिछले दिनों खासा बर्निंग इशू था, और वो था इस्लामाबाद में एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स की कंस्ट्रक्शन, जो एक जिसमें मंदिर भी शामिल था। आप उस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? सर ये मेरे ख्याल में ये मंदिर की वो काविश है जिसके शुरू के दिनों में 2015 से मैं इस पूरे प्रोसेस में रोजे अव्वल से शामिल रहा हूँ। जब मैं इस्लाम में रहा करता था तब इस्लामाबाद में हमारी कम्युनिटी उस वक्त 1000 के करीब हमारे पास पॉपुलेशन, वो हमारे पास रजिस्टर्ड कम्युनिटी का डेटा भी था। तो उस वक्त कम्युनिटी के अंदर ये एक जरूरत महसूस हुई कि हमारी कोई इबादत गाह होना चाहिए। तो हमारे कई सारे मजहबी त्यौहार आते हैं और उनमें से अक्सरियत जो है सूबा सिंध और बलूचिस्तान के माइग्रेट किए हुए लोग इस्लामाबाद रहते हैं। इस्लामाबाद हमेशा आपको भी पता है कि शुरू से ही माइग्रेंट्स का शहर है, वो जहाँ पर अक्सर लोग दूसरे शहरों से आए हुए जो रहते हैं। तो वहां पर जब 1000 के करीब कम्युनिटी रहती है तो उनके लिए कोई कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए, इबादत गाह होनी चाहिए। और ये जरूरत इसलिए भी महसूस की गई थी कि कुछ जब लोग किसी की डेथ हो जाती है तो हमारे पास जो हमारे अग्नि संस्कार, जो आखिरी रसूमात अदा करने के लिए कोई शमशान घाट जिसको कहते हैं, क्रीमेशन सेंटर कोई नहीं था। तो जब वो नहीं था तो इसके लिए हमने जरूरत महसूस की, तो लोगों को फिर अपनी डेड बॉडीज को उठाकर सिंध लेकर जाना पड़ा है मजबूरन। तो ये इस किस्म की जब तकलीफ देखी तब हम लोगों ने ये आवाज उठाई। उसके प्रोसेस के लिए हमने शुरू किया, जब मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस के साथ मिले। हमारी जो इंसानी हकूक की जो फंक्शनल कमेटी है सेनेट की, उस वक्त नसरीन जलील साहब उसको चेयर कर रही थी, सेनेटर फरतुल्ला बाबर साहब ने हमें इसको सपोर्ट की, और कुछ पीटीआई के सेनेटर्स उन्होंने भी हमें, सेनेटर सतारा अयाज भी थी उनमें, उन लोगों ने हमें बड़ी सपोर्ट की। और वो फिर एनसीएचआर, नेशनल कमीशन ऑन द कमीशन क्या नाम है, नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, उनके जो चेयरमैन थे जस्टिस साहब, उन्होंने हमें बड़ी मदद की, अली नवाज चौहान साहब ने भी। तो साथियों ये उस वक्त बड़ी कोशिश की कि इस्लाम में एक मंदिर होना चाहिए। जब ये मंदिर की लैंड मुख्तस हो गई, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस भी किया वो 10 मिलियन रुपीज भी देंगे इसके फंड्स के लिए इनिशियल में,
तब अचानक ये मेरे ख्याल में इस मसले को उठाया जाता है कि इस्लामाबाद में मंदिर क्यों बनना चाहिए, मुसलमानों के मुल्क में मंदिर क्यों बनना चाहिए। इनको ये नहीं नजर आता कि यूएई में इतनी बड़ी मंदिर का वो इफ्तिताह भी हो चुका है, और जो जिनके आप सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता इसमें मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए भाई, कि फिर कहते हैं टैक्स पेयर्स के पैसों से नहीं बनना चाहिए। मैं इसका चंद दलील दूंगा आपको। पहली तो बात है, रियासत के जो आपके जो कानून बना, आइन बना 73 के आइन के जो रोशनी में देखेंगे तो आर्टिकल 20 के तहत आप अपनी इबादत गाह बना सकते हैं, आप किसी इबादत गाह नहीं भी बना सकते, जा भी सकते हैं। इसमें कोई भी कबाहत नहीं है, इसमें कोई ममानत नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, ठीक है। और दुनिया और पाकिस्तान जो भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी साइन किया है उसके तहत भी हमें ये अपना मजहब प्रोफेस करने के लिए या अपनी इबादत गाह बनाने के लिए कोई रुकावट नहीं है, ठीक हो गया। दूसरी बात, रियासत की बात है फंड्स के हवाले से। भाई अभी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के पास हमारा ये फैसला गया था, तो उसके पास ये रिकमेंड है कि वो उसके ऊपर दे। हैरान कुन बात है, मसला मजहब का हिंदुओं के टेम्पल का, और गया इस्लामिक आइडियोलॉजी के पास। भाई इसमें आप किसी हिंदू के पास जाएगा, आपका मंदिर क्यों जरूरत है, क्यों बनना चाहिए, वो काउंसिल इस्लामिक आइडियोलॉजी के पास जाता है। मसला होता है हमारा हिंदू मैरिज एक्ट, क्या मसला जाता है आपका काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के पास। भाई आप हमसे पूछिए, मसला हमारी कम्युनिटी का है। ये ऐसा है, आप किसी भी कम्युनिटी को एक्सक्लूड करेंगे। मैं सादिया ये बताऊं कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर मैं कोई कानून साजी बनाना चाहता हूं, मैं इसके ऊपर औरतों को शामिल करूं, 10 मर्दों की कमेटी बनाकर मैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर कोई कानून साजी करना चाहूं, क्या आप बीइंग औरत होकर समझते हैं कि क्या फैसले मर्दों के सही होंगे? बिल्कुल नहीं। कतन भी नहीं होंगे। इसी तरीके से आप हिंदुओं के फैसले, हिंदू के बारे में कोई फैसला करना चाहते हैं, चाहे वो मंदिर के हवाले से हो, चाहे उनकी हवाले फोर्स कन्वर्जन के हवाले से हो, या फिर उनके हिंदू मैरिज एक्ट के हवाले से हो, आप हिंदूज को एक्सक्लूड करके वो एक काउंसिल इस्लामिक आइडियोलॉजी की बॉडी फैसला करेगी, तो फैसले कितना वो आप समझे जानबदार या गैर जानबदार होगा। आते हैं दोबारा मंदिर के इशू पे। मंदिर के इशू का फंड्स का इशू जाता है, तो उसके ऊपर एक क्लियर कट लिखा हुआ है, क्योंकि इससे पहले कोई हमारे पास मिसाल मौजूद नहीं है, कोई प्रेसिडेंट सेट नहीं है जिसके लिए हुकूमत ने मंदिर के लिए कोई फंड्स मुख्तस किए हो, लिहाजा इसके लिए अब नए फंड्स हुकूमत नहीं दे सकती है। भाई क्यों नहीं दे सकती है? क्या हम टैक्स पेयर सिटीजन नहीं है इस मुल्क के अंदर? अक्सर लोगों ने जब ये मंदिर का इशू उठा था तब कहा था ये टैक्स पेयर का पैसा नहीं लगा सकते हैं। क्यों इस मुल्क में टैक्स पेयर के पैसा हिंदू टैक्स नहीं देता? आप हमारा जो हिंदू जो इस मुल्क में टैक्स देते हैं, आपको हज सब्सिडी मिल सकती है, ठीक है, आपको उम्रे के लिए सब्सिडीज मिल सकती हैं, आपके जो इतने मदारिस वगैरह हैं उनके बनने के लिए मेरे टैक्स का पैसा खर्च हो सकता है, मगर वो नहीं हो सकता है। चले आपको मेरे टैक्स के पैसों से मसला है, तो आपके पास एवीक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, उसके पास इतनी अरबों रुपए की जो मालियत आती है, उसकी इनकम होती है, आप उनसे बना दें। इस मुल्क में, क्योंकि मैं कहूंगा एक अगली बात शायद किसी लोगों को बुरी भी लगे, इस मुल्क में क्योंकि शराब का जो लाइसेंस है, परमिट है, वो हिंदुओं और क्रिश्चियनों के लिए बना जाता है, तो भाई हम कहेंगे शराब क्योंकि हराम है, तो आप शराब की जो कमाई है आप उसको हमारे फलाह बेबूदी के लिए खर्च कर दें। आपको अगर ये तरह से आप हमारे ऊपर छोड़ देंगे, शराब की कमाई भी आराम है, शराब भी आराम है, तो लिहाजा आप उसको अकलियत के लिए मुख्तस कर दें, ये भी हल है। तो बुनियादी तौर पर ये तो मेरे ख्याल में आर्ग्यूमेंट ही नहीं होना चाहिए। रियासत के अंदर कोई भी शहरी रहता है वो टैक्स पेयर सिटीजन है, वो इक्वल सिटीजन है, उसका बुनियादी हक है वो मजहबी इबादत गाह बनाए, और रियासत का काम है रियासत उन इबादत गाहों के लिए भी जमीन दे, उसके लिए चंदा, उसके लिए जो भी फंड है वो दे। बेसिकली ये मंदिर का इशू था ही नहीं, ये तो एक कॉम्प्लेक्स था जिसके अंदर कम्युनिटी सेंटर था, शमशान घाट था और मंदिर था। मंदिर आपको इसलिए भी जरूरी होता है कि क्यों आखिर जब आप रसूमत अदा करते हैं तो उसके लिए थोड़ी सी कोई हमें कोई होली प्लेस का होना भी जरूरी होता है। तो मकसद ये कि ना इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी, मगर इस इशू को इतना उठाया गया और इतना नेगेटिवली उसको उठाया गया कि नतीजे में हमें इस मुल्क में एक मुल्क का भी इमेज खराब हुआ। और साथ सबसे बड़ी आप ये चीज सोच लें, देख लें कि वफाक, इस्लामाबाद एक वफाक की अलामत है, वो चारों सूबों को, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर को रिप्रेजेंट करता है। इस मुल्क में बसने वाले मुसलमान और दीगर जो मजहबी अकलियतें हैं, हिंदू हो, सिख हो, मसीही हो, या कोई भी अकलियत हो, उसको रिप्रेजेंट करता है। इस्लामाबाद के ऊपर सादिया किसी पंजाबी का, मुसलमान का, सुन्नी का इतना हक है जितना थरपारकर से ताल्लुक रखने वाले कपिल देव एक सिंधी और थरी का इतना हक है, वफाक मेरा इतना हक है, क्योंकि वफाक जो रिप्रेजेंट करता है, जो सब्ज परचम है जिसके अंदर सफेद कलर भी शामिल है, उसको रिप्रेजेंट भी करता है। तो मेरे भाई, जब इस्लामाबाद एक गिरजा घर है, एक चर्च है, फैसल मस्जिद है और दीगर हजार मसाजिद भी है, क्यों नहीं वहां पर एक मस्जिद मंदिर होना चाहिए? इसमें क्या कबाहत है, क्या रुकावट है? उसके ऊपर क्या मसला हो सकता है? एक मंदिर आपके दिन में कोई आपके लिए कोई खतरे की अलामत नहीं बन सकता है, आपके लिए कोई खतरा खड़ा नहीं कर सकता है। एक मंदिर होगा, वो वहां पर हिंदू अपनी इबादत करेंगे, हम तो भाई अपनी प्रोजेक्ट, अपने मजहब की तबलीग तो नहीं कर रहे। आपने कभी देखा इस मुल्क में हिंदू अपनी मजहब की तबलीग कर रहा है? हम तबलीग तो नहीं करते, हम अपनी पूजा इबादत के लिए मांग रहे हैं कोई चीज। इसमें किसी को कोई, वो भी एक कॉम्प्लेक्स मांग रहे हैं, एक बाउंड्री वॉल के अंदर हम अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं।
वैसे तो हम खुलकर भी कर सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। अगर हम बाउंड्री के अंदर करना है, उसके ऊपर भी क्या पाबंदी है इस मुल्क में, मुझे समझ में नहीं आती। एक सोच है, एक मखसूस एक सोच है, जिसके ऊपर मैं कहूंगा एक ताले लगे हुए, उनके दिमागों पर ताले लगे हुए, जो सोचने पर इस बात पे सिर्फ ये सोचते हैं कि ये मंदिर बनेगा, पता नहीं इस मुल्क में क्या खतरा हो जाएगा, ये पता नहीं इस मुल्क में बसने वाली जो सिर्फ 2% हिंदू है, पूरे इस्लाम में भाई 3,000 हिंदू रहते हैं। 3,000 हिंदू मतलब रहकर आपको आपके लिए क्या मसला कर सकते हैं? 3,000 हिंदुओं के लिए मंदिर एक नहीं है, मगर वहां पर वाइन शॉप है, जो लिकर शॉप है वो 3 है आपके लिए। ठीक है, मुझे समझ में नहीं आती, शायद इतना हिंदू शराब नहीं पीते होंगे इस शहर के अंदर, मगर आपने वाइन शॉप आपके शहर के अंदर 3 रखी हुई है, मंदिर आप एक नहीं बनाना देते हैं। तो ये बड़े क्वेश्चन है सादिया, और मुझे उम्मीद है आप व्यूअर्स के लिए भी सोचने के ऊपर मजबूर करेंगे। कपिल, आपने बहुत अहम मुद्दे उठाए हैं। ये बहुत सी इस तरह की बातें हैं जो हमारे जहनों में नहीं इस वजह से आती क्योंकि हमारा ताल्लुक अक्सरियत से है। जब आपका ताल्लुक अक्सरियत से होता है और आपने उन मसाइल का सामना नहीं किया होता, हो सकता है आपने एक हद तक एम्पैथी हो कि आप किसी की पोजीशन में खुद को रख के सोच सकें, लेकिन आप उस पोजीशन में नहीं होते। इसलिए ये बात बहुत अहम है कि पाकिस्तान में जितने भी अक़लियती मज़ाहिब हैं, उनको चाहिए कि वो, उनके पैरोकारों को चाहिए कि वो अपनी आवाज खुद बने। जिस तरह आपने आज इस पॉडकास्ट में आकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया, बहुत ही ऐसी बातें व्यूअर्स को पता चली होंगी, मुझे भी बहुत सी ऐसी बातें पता चली हैं जो पहले कभी जहन में नहीं आई थी। तो ये बात बहुत अहम है कि सब लोग अपनी आवाज, अपनी कहानी अपने अल्फाज में दुनिया के सामने पेश करें। आखिर में बस आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी, वो ये है कि आपको क्या लगता है कि मजहबी रवादारी को फरोग देने के लिए पाकिस्तान में क्या करना चाहिए? देखिए सादिया, मजहबी रवादारी को फ़रोग देने के लिए और मजहबी हमांगी को फ़रोग देने के लिए पाकिस्तान के अंदर जो जो दीगर कम्युनिटी से जो लोग हैं, खासतौर पर अददी एतबार से, अगर आप एतबार से देखें, जो छोटी कम्युनिटीज़ हैं, हिंदूज, क्रिश्चियन, सिख्स वगैरह जो भी है, पहली तो बात आप उसको मेन धारा में लाएं, और उनके बारे में जो बयानिया है रियासत का, वो इंक्लूसिव होना चाहिए। देखें, मेरी शनाख्त है, उसकी मल्टीपल लेयर्स हैं। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं थरपारकर से ताल्लुक रखना है, मेरे मल्टीपल लेयर्स है। ये डाइवर्सिटी है, ये तन्नु है, इसकी कबूलियत होनी चाहिए, इसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। वी हैव डाइवर्सिटी बट वी डोंट हैव एक्सेप्टेंस ऑफ द डाइवर्सिटी। जब डाइवर्सिटी की एक्सेप्टेंस नहीं होती है, तब इस किस्म के मसले जन्म लेते हैं। तो रियासत को ये बुनियादी तौर पर इस बयानी के ऊपर काम करना चाहिए कि मेन स्ट्रीम के अंदर, मेन धारा के अंदर इन अकलियत को शामिल किया जाए, मुख्तलिफ शोबों के अंदर, चाहे वो सियासी हो, समाजी हो, इक्तिसादी हो, मीडिया हो, जो भी हमारे मुख्तलिफ शोबों, उनके अंदर उनको शामिल किया जाए। उनके लिए अफर्मेटिव मेजर्स लेने चाहिए, उनके लिए कोटा मुख्तस किया जाए। और जब तक ये चीजें लोग मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे, उनके चेहरे सामने नहीं आएंगे, आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है साथी, आप देखते हैं आपके मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आपको कोई अकलियत से ताल्लुक रखने वाले, आपने कभी देखा कोई एंकर पर्सन हो, कोई न्यूज कास्टर हो, कोई तजिए निगार हो, आपको सारे मुसलमान नजर आते हैं, या आपको दीगर मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग नजर आते हैं। तो ये मजमूई तौर पर हमें काफी सारे चीजों पर काम करना है। उसमें एक चीज और भी शामिल है, जो हमारे करिकुलम, जिसके ऊपर काफी अभी अच्छा काम हुआ भी है, मगर करिकुलम को बहुत ज्यादा जो है उसको न्यूट्रल लेंस से देखना भी चाहिए, और इसको करिकुलम कई सारी चीजें फिल्टर करके बाहर निकालनी है। जो नफरत अंगेज कुछ चीजें इसके निसाब के अंदर शामिल है, उसको बाहर निकालने की जरूरत है, और उसके अंदर मजहबी रवादारी के हवाले से भी चीजें काम कर रही है। उसके अंदर क्यों नहीं आप मुतारिफ करवा दे, भगत सिंह इस धरती का हीरो था, इस धरती के लिए रुकलो कोहली ने भी जान दिया। हेमू कालानी, ये वो नाम है शादी आपको भी नहीं पता होंगे, जिन्हें थरपारकर से जिनका ताल्लुक है, जिसका सिंध से ताल्लुक है, इन लोगों ने अपनी धरती के लिए जाने दिए, वो हिंदूज जो ने पार्टीशन के दौरान जाने दिए। तो आप उन हीरो, लोकल हीरोज को अपने किताबों में मुतारिफ करवाएं, क्योंकि इस खत्े के भी अपने हीरोज हैं। हमने बाहर के इंपोर्टेड हीरोज के बजाय हम अपनी धरती से ताल्लुक रखने वाले, कंवर राम भगत, वो पिछले दिन उनकी कल परसों की बरसी भी थी, ये वो लोग हैं, सूफी है, इनके, इन्होंने अपनी धरती के लिए जाने दिए, या इन्होंने अपने सूफीज्म का पैगाम को जो प्रमोट किया, हिंदू सूफीज्म है, आप क्यों नहीं उनको प्रमोट करते हैं? तो ये चीजें बहुत अहम है कि एक मजमूई तौर पर हमारा इंक्लूसिव बयानिया और नफरत अंगेज मवाद को हटाना, और लोगों को उनकी जो ड्यू स्पेस है, मैं कहूँगा जब पब्लिक स्पेस में आपको लोगों को, जब आप उनको जो उनकी जो ड्यू प्लेस है, ड्यू स्पेस है, वो मिलेगी, तब भी मेरे ख्याल में ये तब्दीली आएगी। एक बड़ा लॉन्ग और लंबा प्रोसेस है, मगर यहाँ पर ही मैं मायूस नहीं हूँ सादिया, मैं आपको आखिरी मेरे अल्फाज में मायूस नहीं हूँ। पॉजिटिविटी, एक मुस्बत सफर एक शुरू हो चुका है। रियासत अपनी पॉलिसियां तब्दील कर रही हैं, सियासी पार्टियों के अंदर भी एक बड़ा मुस्बत और मुस्बत रवैया आ रहा है, यकीन तब्दील चीजें हो रही है। और मुझे उम्मीद है कि, और जिस तरीके से अब मसले उजागर हो रहे हैं
सोशल मीडिया के इस दौर में सादिया आप मसले छुपा नहीं सकते हैं। नहीं छुपा आप आरजू का मसला आपने 2 दिन 3 दिन छुपाया, मगर आपको पता है सोशल मीडिया ने आपको इतना मजबूर कर दिया कि आरजू को आप रिट्रीव भी करा लेते हैं, कोर्ट भी अलर्ट हो जाती है, सब कुछ हल हो जाता है। इसी तरीके से कोई भी मसला आज सोशल मीडिया की जब नजर में आता है, तब आप अब छुपा नहीं सकते, कोई मसला रुका नहीं सकते हैं। तो आप हुकूमतें, रियासतें सारी मतलब आप समझते हैं कि मजबूर है कि इन मसलों को हल किया जाए, और हुकूमत की और रियासत की जब संजीदगी आपको नजर आएगी तो यकीन ये मसले भी आपको कभी न कभी हल होंगे। कपिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अहम मौज़ूआत पर हमारी आंखें खोली, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो सब व्यूअर्स जिन्होंने आज की ये पॉडकास्ट देखी है, उनका पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियतों के बारे में बिलउमूम और हिंदुओं के बारे में बिलखुसूस नज़रिया किसी हद तक बदलेगा। आप सब लोगों से भी गुजारिश है कि अगर आपकी इस पॉडकास्ट से मुतालिक आपके ज़हनों में कोई सवालात आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मैं कपिल का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने हमें इतना वक्त दिया और इतने अहम मौज़ूआत पर हमारी आंखें खोली। बहुत शुक्रिया कपिल। Thank you, Sadia, for inviting me, and it was a pleasure being with you for this show. Thank you. थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस पॉडकास्ट को देखा। उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट से हमारी उमूमी सोच में कुछ तब्दीली आएगी। हमें तब तक किसी की कहानी नहीं पता चल सकती जब तक वो शख्स कहानी खुद ना सुनाए। जिस तरह कहा जाता है कि जब भी एक कहानी शिकारी लिखेगा तो उसमें वही हीरो होगा, जब एक कहानी बकरी लिखेगी तो कहानी का नजरिया तब्दील होगा। ये बात बहुत अहम है कि हम सब लोग अपनी कहानी दुनिया के सामने खुद पेश करें ताकि एक इंक्लूसिव बयानिया बने और तमाम लोगों को पता चल सके कि लोग क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जो इस पॉडकास्ट में शामिल रहे, जिन्होंने इस पॉडकास्ट को सुना। अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।